नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। अब नाटो से जुड़े देशों की ओर से यह संकेत दिया गया है कि यदि भारत, चीन और ब्राजील रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इस चेतावनी का भू राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से इन तीनों ही देशों पर गहरा असर हो सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो देश पिछले 2 वर्षों से रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। यदि सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हैं तो भारत के वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर आधारित भुगतान से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि सस्ती तेल आपूर्ति बाधित होगी और मध्य पूर्व से आयात पर फिर निर्भरता बढ़ेगी। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें और घरेलू महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत के लिए सामरिक रूप से रूस के साथ संबंधों को तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों के गहरे संबंध हैं। साथ ही भारत पर अमेरिका और यूरोप से नजदीकियां बढ़ाने के लिए दबाव और बढ़ेगा, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। वहीं चीन के संदर्भ में देखें तो वह रूस से ऊर्जा, गैस और अन्य कच्चे माल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। यदि उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हैं तो उसका वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगा। देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका चीन के बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। इनसे कटाव चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। उम्मीद है कि चीन संभवतः इस कदम को अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ आर्थिक युद्ध मानेगा और अपने वैकल्पिक भुगतान तंत्र जैसे सिप्स को और मजबूत करेगा। नाटो के संभावित कदम का एक प्रभाव यह भी हो सकता है कि रूस और चीन की घनिष्ठता और बढ़ सकती है। वहीं ब्राजील के संदर्भ में देखें तो वह रूस से बड़ी मात्रा में उर्वरक और ऊर्जा उत्पाद खरीदता है। यदि यह सप्लाई बाधित हुई तो उसकी एग्रीकल्चर आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ब्राजील के निर्यात खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए बाधित हो सकते हैं। इसके अलावा लुला दा सिल्वा की सरकार रूस के साथ संबंधों को संतुलित रखना चाहती है, लेकिन पश्चिमी दबाव के कारण उसे अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे ब्रिक्स की एकता पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत, चीन और ब्राजील एक साथ दंडित होंगे। संभावित वैश्विक असर की बात करें तो तीनों देशों पर प्रतिबंध से वैश्विक ट्रेड, सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और महंगाई का नया दौर आ सकता है। साथ ही यह कदम ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को मजबूती देगा, ताकि पश्चिम के वर्चस्व से मुक्त नई भुगतान प्रणाली, करेंसी और व्यापार व्यवस्था विकसित हो सके। इससे दुनिया में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। नाटो के सेकेंडरी सैंक्शंस के खतरे से निपटने की भारत, चीन और ब्राजील की संभावित रणनीति की बात करें तो भारत मध्य पूर्व, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से तेल आयात बढ़ा सकता है, ताकि रूस पर निर्भरता घटे। इसके अलावा भारत रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर और पवन और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश तेज कर ऊर्जा आयात पर दीर्घकालिक निर्भरता कम कर सकता है। साथ ही भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर सकता है कि उसके रूस से तेल खरीद का मकसद सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा है, न कि रूस को समर्थन देना। भारत क्वाड और I2U2 जैसे मंचों के जरिए अमेरिका के साथ संबंध संतुलित रखने की कोशिश भी करेगा। इसके अलावा भारत रुपया रूबल, रुपया युआन या बार्टर सिस्टम के जरिए रूस से व्यापार जारी रख सकता है। साथ ही भारत ब्रिक्स करेंसी या अन्य वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को मजबूती से समर्थन दे सकता है। चीन के संभावित कदमों की बात करें तो वह युआन आधारित भुगतान प्रणाली को विस्तार देगा और रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। साथ ही चीन रूस-चीन ऊर्जा पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर निर्भरता और बढ़ाएगा। इसके अलावा चीन अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन का विकेंद्रीकरण कर सकता है, ताकि यूरोपीय बाजारों से सीधा दबाव कम हो। साथ ही चीन आंतरिक खपत और घरेलू बाजार को प्राथमिकता देकर निर्यात निर्भरता घटाने की रणनीति अपनाएगा। इसके अलावा चीन ब्रिक्स, एससीओ और अन्य गैर पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। यह भी उम्मीद है कि चीन अमेरिकी डॉलर के विकल्प के तौर पर डिजिटल युआन या ब्रिक्स करेंसी को आगे बढ़ाएगा। वहीं ब्राजील के संभावित कदमों की बात करें तो आपको बता दें कि वह रूस से उर्वरक और तेल खरीद घटाकर वैकल्पिक सप्लायर्स कनाडा, सऊदी अरब की ओर झुक सकता है। साथ ही यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता देगा, ताकि अपने कृषि निर्यात को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा लुला दा सिल्वा सरकार रूस और पश्चिम के बीच बैलेंस साधने की कोशिश भी कर सकती है। देखा जाए तो ब्राजील कूटनीतिक स्तर पर यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वह रूस से व्यापार कर रहा है, लेकिन पश्चिम विरोधी राजनीति नहीं कर रहा। साथ ही ब्राजील घरेलू खाद्य उत्पादन और नई उर्वरक तकनीकों में निवेश कर रूस पर निर्भरता घटाने का प्रयास भी करेगा।
देखा जाए तो सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा भारत, चीन और ब्राजील के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों है। ये देश अपने अपने तरीके से इस संकट का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इस संकट के बहाने विश्व व्यवस्था डॉलर के प्रभुत्व से हटकर नए ध्रुवों की ओर बढ़ सकती है। एक बात और, यदि नाटो वास्तव में भारत, चीन और ब्राजील पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लागू करता है तो इसका असर सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक भू अर्थशास्त्र और राजनीति की दिशा को बदल सकता है। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वेल अवाद का क्या कहना है। I think there is rhetoric coming a lot from the United States and from European Union, and particularly from NATO forces, because now they know that the war in Russia is going to be continued. They are going to send more arms and more sophisticated arms to hit Moscow. So therefore, President Trump have given up. It seems that he gave an ultimatum of 50 days that he wanted to attack. So therefore, they wanted to isolate Russia, which they have failed actually for the last 2-3 years now. So therefore, this rhetoric is just putting a pressure, because now they wanted to be involved directly in this war against Russia. Well, the simple solution to whole crisis is to tell the President of the United States, stop this war on Ukraine. And he can do it. And European Union and the NATO forces can do it, but they are not interested in ending this war in Putin terms, because they wanted Putin to surrender, which is not possible. So therefore, we do not expect a kind of a solution to this crisis unless and until the Russia take full control of Ukraine. Then the European Union can feel, look, nobody wants Russia to lose this war, especially China, India, and the South people. Because if you lose this war to the NATO and to the United States, it will be next to China, it will be next to India. South and Southeast Asia is only vulnerable, and especially China, where the United States is putting a tremendous pressure to go to this direction. Look, this is one of the most important platform is the Shanghai Cooperation Organization, which is very important for the security arrangement. It has started as a security arrangement, in fact, and India now is a very active part on that. So therefore, if you don't address the terrorism, every country can be affected. Terrorism does not have a border, does not have a religion, does not have a single country. It can be anywhere. It happened in Syria, it happened in Iraq, it happened in Afghanistan, it can happen anywhere. So terrorism, the problem with the world is not understanding that the United States and the West have been using terrorism as a tool to achieve political objectives. So therefore, who is fighting terrorism? When India says that we are fighting terrorism, anybody listening to India? No, because of their own interest. They are not bothering whether you fight or not fight. So you have to fight a lone fight to protect yourself, but in terms of fighting comprehensive fight against terrorism, let the world accept the Indian draft, which submitted to the UN, which speaks volume of the Comprehensive Act Against Terrorism, which they have nobody adopted. Look, the unilateralism action by the United States and America First policy and violating all the international trade organization treaties and other treaties does not solve the problem. So the United States have to learn how to compete with other countries, how to compete genuinely and transparency and accountability, not only by sending the stick to those countries and asking them to pay the tariff. It's fair enough. If there is an imbalance of trade between the countries, fair enough, you can do it. But that should not be the end of the story. You still also have to give incentive to other countries, especially your own allies or your own partners who we have been doing business with them. Suddenly you're also applying the same tariff on them and on your adversary. So therefore, I think the United States policy will be it will backfire at the American own policy. And I think South-South cooperation is very important to reach and achieve an agreement that we should fight together the North Bloc, which does not want a multipolar world, does not want the changes in the international community, a new world order. So I think that voice should bring India, China, Russia and Brazil. BRICS countries should play the major role in doing so. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।